नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना पर सुप्रीम सियासत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी का यह मामले में गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस की इमरजेंसी सर्विस 112 पर सीएम योगी को दी गई थी ये धमकी मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस मामले में अब गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की इमरजेंसी सर्विस 112 पर यह धमकी दी गई थी और अब अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस पूरे मामले के बाद से लगातार पुलिस सतर्क हो गई है और पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है और इसी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी का ये पूरा मामला है। अब इस मामले में गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की इमरजेंसी सर्विस 112 पर यह धमकी दी गई थी और धमकी मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, 112 पर एक मैसेज आया था जी। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास, उसको बम से उड़ाने की धमकी भी। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा मैसेज पहले भी आ चुका है और उसमें एक बंदा मुंबई से अरेस्ट भी करके लाया गया था। यूपीएससी वहां से अरेस्ट करके लाई थी, लेकिन आज जो ताजा मामला है उसको गंभीरता से लेते हुए यूपी पुलिस ने धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज करी है। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और वादी बने हैं एसआई अवधेश त्रिपाठी। 153 है, 505, 506 और 153 2B एंड 68 एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और जो कॉल आई थी उसको ट्रेस किया जा रहा है। सीधे तौर पर इससे पहले जो मैसेज आया था वो उसका कहना था कि वो बहकावे में आ गया था और काफी नशे का आदि था, उसने ऐसा मैसेज कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मामला सीएम से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के यूपी पुलिस गंभीर है और सीधे तौर पर ट्रेस कर रही है कि ये कॉल कहां से आई थी और जल्द ही यूपी पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस की हिरासत में होगा। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया पुनीत। तो धमकी मामले में अज्ञात के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और मामले में छानबीन की जा रही है। लगातार यूपी पुलिस सतर्कता बरत रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोना पर सुप्रीम सियासत की बात करेंगे। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव के रखरखाव के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और दिल्ली सरकार को इस पूरे मामले पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है, मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है और अस्पताल डेड बॉडी का सही तरीके से रखरखाव और निपटारा नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कोरोना मरीज की मौत के बाद भी उनके परिजनों को इस बारे में सूचना देने की भी जहमत नहीं उठाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल की स्थिति को लेकर के भी गंभीरता से उसे लिया और मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोरोना की स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक बैठक की है और इस दौरान उन्होंने यह कहा है कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए बिस्तरों की संख्या और मेडिकल संसाधन बढ़ाना शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह कहा है कि हमारा उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना और आबादी में संक्रमण की दर को और कोविड-19 से होने वाली मृत्यु में कमी लाना है। उन्होंने यह भी कहा है, यह भी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया है कि संक्रमण के मामलों के बढ़ने के साथ शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था न चरमराए। और बैजल ने सीएम केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक की है और इसमें ये तमाम दिशा निर्देश दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, दिल्ली के अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, तो अब दिल्ली बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट करके दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है और साथ ही उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में जांच बढ़ाई जाए और कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही है और अस्पतालों की फीस का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली के हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का जो काम है वो अपना ढंग से नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ रही है। जो लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जा रहे हैं उन्हें वहाँ सही से देखभाल नहीं हो रही उनकी। जिस तरह के वीडियो मीडिया में आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि आपको दिल्ली के अंदर टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से क्राइसिस हो रहा है उसमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो आज एम्बुलेंस से संबंधित है, एम्बुलेंस नहीं मिलती समय पर, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो मनमानी वसूली हो रही है वो बंद होनी चाहिए। प्राइस की कैपिंग होनी चाहिए। आप प्राइस को रेगुलाइज करें जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। अब एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शेयर किया है। तस्वीरें वाकई भयावह हैं। दिल्ली के हालात समझने और जानने के लिए यह वीडियो काफी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या का अंदाजा इसी वीडियो से लगाया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में लोग खुद को सुरक्षित महसूस कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी नेता के अनुसार ये वीडियो पंजाबी बाग के शमशान घाट का है। किसी के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए आदमी ने इस वीडियो को बनाया है। और दिल्ली में भले ही लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा हो, मरने वालों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ रही हो और शमशान घाट भी भर गए हों, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार राजनीति करने में व्यस्त है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टी की सरकार लोगों को सही से इलाज नहीं दे पा रही है, सुविधाएं नहीं दे पा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे शह और बात के राजनीतिक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। कपिल मिश्रा ने इस वीडियो के साथ ही यह भी लिखा है कि पंजाबी बाग शमशान घाट दिल्ली भयावह है, यहां विज्ञापन लगवाइए केजरीवाल जी, सबसे ज्यादा लोग यहीं पर आ रहे हैं आजकल। तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों को 14 दिन एकांतवास में रहना होगा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस ने फिर से सिर उठा लिया है। इसी के चलते प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रखने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में बस सेवा शुरू की गई थी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लिए और अब यह बड़ा फैसला अंतर्राज्यीय बस सेवा को बंद कर दिया गया है 30 जून तक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा फैसला चंडीगढ़ प्रशासक ने लिया है। यात्रियों को 14 दिन तक एकांतवास में रहना होगा, क्वारंटीन रहना होगा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना एक बार फिर से अपना सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ा फैसला लिया है चंडीगढ़ प्रशासक ने। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रहेगी। यात्रियों को 14 दिन तक एकांतवास में रहना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सिर उठा लिया था। एक बार फिर से यहाँ पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जिनमें से एक बड़ा फैसला ये, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राहत दी थी अंतर्राज्यीय बसें चलाने के लिए, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ में। विनीत कपूर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से?
देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से लगातार चंडीगढ़ के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसों का इजाफा हो रहा है, तो उसी के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, यानी सीधे तौर पर अगर सरकारी सीटीयू की बसों की बात करें या एसटीयू की बात करें, तो ये सभी बसों को जो इनकी कह सकते हैं कि सेवाएं बहाल की गई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी 30 तारीख तक चंडीगढ़ के अंदर जो बस सेवा बहाल हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। 30 जून तक रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि क्या बस सेवा बहाल होती नजर आती है। लेकिन एक बड़ी खबर जरूर है कि चंडीगढ़ में जो बस सेवा बहाल हुई थी उसको 30 जून तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यानी अब चंडीगढ़ की सड़कों पर जो बसें हैं वो चलती नजर नहीं आएंगी। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, अंतर्राज्यीय बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। 30 जून तक अब अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सिर उठा लिया था और उसी के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद कर दी गई है और यात्रियों को 14 दिन तक एकांतवास में ही रहना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सिर उठा लिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आतंकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकिस्तान की कायराना हरकत, यहां पर बात पाकिस्तान की जा रही है। पाकिस्तान ने बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी एक बार फिर से शुरू कर दी है। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से, जिस तरीके से लगातार भारत पाकिस्तान के बीच गोलीबारी का दौर चल रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है और भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कायराना हरकत की जा रही है, नापाक हरकत की जा रही है लगातार। और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है और बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से सामने आई है। बालाकोट में वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार की जाती रही। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी देखिए, आज दिन भर पाकिस्तान ने सभी एलओसी, चाहे कश्मीर संभाग के हो या जम्मू संभाग के हो, सभी एलओसी पर लगातार सीजफायर का वायलेशन किया है। जिसके चलते पहले तो उड़ी में किया, बारामूला के उड़ी में सीजफायर का वायलेशन किया, जिसमें एक महिला जो है उसकी मौत हुई और उसके साथ ही 2 लोग जो हैं और जख्मी हुए। और वहां पर भी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर उसके बाद शाम को करीब उस कस्बा और किरनी सेक्टर जो है पुंछ का, वहां पर शुरू कर दी फायरिंग। और अब मेंढरो और बालाकोट सेक्टर में जो है पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जो है की जा रही है। कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि लगातार घुसपैठ जो है करवाई जा सके, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई जो है सेना के साथ मिलकर लगातार आतंकियों के इस पार धकेलने के लिए दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। इसी के चलते एलओसी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते रिहायशी इलाकों में रहने, खास करके सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरह से गोलाबारी कर रहा है, युद्ध जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम और सतर्क है, जिसके चलते पाकिस्तान जो है फिलहाल घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीमा पर छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर बड़े हथियारों से भी गोलाबारी वहां पर की जा रही है? जी देखिए, दोनों तरह के हथियारों का यूज जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, चाहे छोटे हों या बड़े हों। बड़े हथियारों में भी पाकिस्तान जो है 80 mm मोटार के गोले और 120 mm मोटार के गोले जो है वो रिहायशी इलाकों में दाग रहा है। कई घरों को नुकसान जो हुआ है और कई मवेशी जो है इन इलाकों में मारे जा चुके हैं। और हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कई पोस्टें जो हैं पाकिस्तान की उड़ा दी गई हैं और कई जवान जो हैं पाकिस्तान के वो मारे गए हैं और कई घायल हैं। लेकिन पाकिस्तान कहें तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में है कि मार खा के भी सुधरता नहीं है, चाहे वो
कोई भी जंग हो उसमें हारने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो अभी तक नहीं सुधरा है और लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाकर कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब करने की फिराक में है। तो कितना नुकसान दोनों तरफ से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, कितना नुकसान दोनों तरफ हुआ है? जी देखिए, नुकसान की बात करें तो फिलहाल आज जैसे मैंने पहले बताया कि उड़ी सेक्टर में एक महिला की मौत हुई है, दो और स्थानीय जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर पुंछ की बात करें तो फिलहाल पुंछ में जो है पहले जो 2 दिन पहले जो फायरिंग हो रही थी उसमें कई मवेशी मारे गए हैं, घरों को नुकसान हुआ है। और हालांकि भारतीय सेना जवाब जरूर दे रही है पाकिस्तान को, उस तरफ भी काफी ज्यादा नुकसान जो है सुनने को जो है वो मिल रहा है, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय सेना के द्वारा दी गई जवाबी कार्रवाई में काफी ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। जी तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, लगातार गोलीबारी जारी है और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना का कहर लगातार 3 लाख के पार कोरोना के संक्रमण के आंकड़े पहुंच गए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, 3 लाख के पार पहुंच गए हैं कोरोना के संक्रमण के आंकड़े और महाराष्ट्र में भी 1 लाख से ज्यादा मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है भारत का, जहां पर कोरोना की इतनी बड़ी तादाद सामने आ रही है। इतनी ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र से मरीज सामने आ रहे हैं। 3 लाख के पार पूरे भारत में और 1 लाख इसमें से अकेले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 1 लाख मरीज महाराष्ट्र में और 3 लाख के पार अब पूरे भारत में ये आंकड़े पहुंच गए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि देश में जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं देश में। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि आज आंकड़े आए हुए हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्र सहित पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये आंकड़ा 1,01,144 पहुंच चुका है। अगर मरने वालों की बात करें तो महाराष्ट्र में 3,717 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात करें तो 1,366 केस सिर्फ मुंबई में मिले हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 3,493 केस पॉजिटिव मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से संक्रमण जो है मुंबई सहित आसपास के जिलों में फैल रहा है। भले से प्रशासन हर संभव कोशिश करे, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे कोरोना पॉजिटिव के हो या फिर उसके चलते मरने वालों का। जी मुरारी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश भर में कोरोना संक्रमितों का लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना का कहर 3 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़ा, कोरोना संक्रमित मरीज 3 लाख से ज्यादा अब तक भारत में पाए जा चुके हैं और जिसमें से 1 लाख से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और उसके बाद पश्चिम बंगाल और दिल्ली और तमिलनाडु में भी लगातार आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य भारत के बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहर अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 3 लाख के पार पहुंच गया है देश भर में ये आंकड़ा। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि लगातार देश में रिकवरी रेट भी बेहतर बना हुआ है। हालांकि मुंबई में कुछ ज़्यादा ही स्थिति गंभीर बनी हुई है और दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी स्थिति खराब देखने को मिल रही है। लगातार कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे देश में ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का कहर और कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है और देश भर में अब लॉकडाउन का 5वां चरण जारी है, अनलॉक 1 भी जारी है और इसके चलते कुछ राहत भी दी गई है, जिसकी वजह से लगातार मामले ज़्यादा संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की विषय तो जरूर बना हुआ है, मगर हाँ हर तरीके से ये देखना होगा कि सरकार कितनी जो घोषणाएं कर रही है वो कितनी कारगर है। क्योंकि अब जब आंकड़े जब 3 लाख पार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति भी भयंकर होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं 33,000 से ज्यादा हो जा चुके हैं आंकड़े दिल्ली के भी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है स्थिति बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है। मगर दिल्ली सरकार ने जितने भी दावे किए थे या फिर क्या है बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे कि दिल्ली के अंदर प्रॉपर इंतजाम किए जा चुके हैं और हर तरीके से दिल्ली तैयार है, मगर कह सकते हैं ग्राउंड लेवल की बात करें या फिर कहें धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग बाग डरे हुए हैं और डरने की वजह से ही अपने आप ही जो मार्केटें हैं वो बंद कर रहे हैं, दुकानदार भी अपनी मार्केटें बंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरोजनी नगर मार्केट भी व्यापारियों ने बंद कर दी गई है, सदर बाजार मार्केट है वो भी 15 तारीख से बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो व्यापारी हैं वो अपने आप डर महसूस करके मार्केटें बंद कर रहे हैं ताकि इस महामारी से किसी भी तरीके से बचाई जा सके। मगर दिल्ली सरकार नाकामी साबित हो रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की सोचना पड़ेगा दिल्ली सरकार को क्या क्या स्थिति कितनी डरावनी हो चुकी है, या फिर क्या है सीधा सीधा कहें तो लॉकडाउन शायद दोबारा लगाने की स्थिति आ चुकी है। जी राजीव तिवारी, इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से व्यवहार कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है ऐसा व्यवहार जानवरों से भी बदतर व्यवहार जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। इस मामले पर क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, दिल्ली सरकार की सत्येंद्र जैन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हाँ हम तैयार हैं, हम कोरोना लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जा सके या फिर कहें अस्पतालों के अंदर जो बेड की कमी है उनको पूरा कर सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है ये समय बेड पूरे करने का नहीं है, क्योंकि बेड जब तक बनेंगे, जब तक अस्पतालों के अंदर आएंगे, जब तक काफी देर हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता के लिए पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े बड़े दावे किए गए थे, विज्ञापन दिए गए थे, तो उस समय भी सोचना चाहिए था कि दिल्ली की जनता को किस तरीके से बचाया जा सकता है। या फिर क्या है जिस तरीके से वाइन शॉप खोली गई थी, सबसे बड़ा दिल्ली की जनता को नुकसान जब भी हुआ है क्योंकि हर तरीके से वाइन शॉप खोलने के साथ साथ दिल्ली की जनता लगातार कोरोना की तरफ अपने आप ही जाती चली जा रही थी। वैसे दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए था कि इस तरीके से एक तरफ तो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर लगातार कोशिशें की गई थी कि अर्थव्यवस्था सुधरे, मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो जनता है कोरोना की चपेट में आ रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि दिल्ली की जो जनता है वो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं माफ ना कर पाए। जी इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर दिल्ली की सरकार बनी है एक बार फिर से, उसी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हावी दिख रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर और ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ढंग से काम नहीं कर रही है केजरीवाल सरकार। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बीजेपी सरकार क्या है, बीजेपी की तरफ से हर तरीके से पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि यही बताया जा रहा है जनता को भी कि दिल्ली के अंदर प्रॉपर इंतजाम नहीं है, दिल्ली की जनता इस टाइम डरी हुई है, दिल्ली की जो सरकार है जिनको जनता ने चुना था वो नाकाबी साबित हुई है। जो कहीं ना कहीं ये जरूर है इसके अंदर राजनीति करी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को मिलकर जनता के लिए काम करना चाहिए ताकि जनता को बचाया जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तमाम जो राजनीति दल है या फिर कहें तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो ज्यादातर दिल्ली के अंदर ही रहती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत अगर जनता को आएगी तो बड़े बड़े नेताओं को भी आएगी और बड़े बड़े मंत्रियों को भी आएगी। मगर कहीं ना कहीं तालमेल की जो अभाव है वो तालमेल दोबारा से बनना चाहिए जिसकी वजह से जनता को कोरोना के पेशेंट होने से रोका जा सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दोनों ही सरकारें मिलकर काम करें तो ही दिल्ली की जनता को बचाया जा सकता है। जी दिल्ली में जो हालात है वो तस्वीरों के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। शमशान घाट हैं वो लगातार भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं बैठकों के दौर भी जारी हैं, लेकिन सियासत जो है वो जोरों पर है। राजीव तिवारी, दिल्ली में। जी बिल्कुल सही कहा है। देखिए एक चीज तो गौर करने वाली है, जहाँ अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, इलाज कराने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही, वहीं शमशान घाट के अंदर भी जगह नहीं है, यानी कि जो कह सकते हैं मुर्दा है उनको जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जनता के जो उम्मीदें हैं उन पर खरी नहीं उतर पा रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो राजनीति करी जा रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ तो इलाज होना चाहिए, दूसरी तरफ जनता की जो सुविधाएं हैं वो भी होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो 2 महीने तक कह सकते हैं भत्ता दिया या फिर कह सकते हैं राशन दिया वो नाकाफी साबित है, क्योंकि 2 महीने वो बहुत कम समय है जिसके अंदर जनता के पास पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। मगर देखना होगा कि दिल्ली की जनता
दिल्ली की सरकार से जो उम्मीदें करती है, क्या वो दिल्ली सरकार पूरी कर पा रही है या नहीं? जी राजीव तिवारी, दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं दिल्ली सरकार को, तो क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि एलजी की तरफ से कि हाँ, दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली की जनता है या फिर बाहर से जो इलाज कराने आ रहे हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार अपने अड़ल रवैये के ऊपर अड़ी हुई है कि दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली की जनता है पहले उनका इलाज करेंगे, बाकी जो बाहर की जो जनता है उनका बाद में करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो राजनीति करी जा रही है, ये राजनीति का समय नहीं है। कहीं ना कहीं जो जरूर है, एलजी ने पहले जब स्पष्ट कर दिया है कि बाहर की जनता हो या फिर दिल्ली की जनता हो, इलाज तो सबके लिए बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली की सरकार को सोचना होगा और अस्पतालों के अंदर जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश की जाए कम से कम। जी राजीव तिवारी, दिल्ली में अस्पतालों की तरफ से लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं या फिर सरकार ही सुस्त दिखाई दे रही है? देखिए, दोनों तरफ से लापरवाही है, क्योंकि दिल्ली सरकार सिर्फ दावे कर रही है, दावे तो धरातल में चेक करने की कोशिश नहीं कर रही है। वही बात करें अस्पतालों की, जो अस्पताल प्रशासन है वो प्रॉपर इलाज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कत आ रही है। और जहाँ पे बात करें सरकारी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बहुत कम है या फिर है ही नहीं। मगर मरीज फिर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उनसे एक के मतलब 4 पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सिर्फ बेड देने के लिए लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर है, दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अस्पताल प्रशासन के ऊपर, या फिर क्या है, अस्पतालों के अंदर चेक करना होगा कि किस तरीके से सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं और सियासत जोरों पर है, लगातार एक दूसरे राज्य पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन अपनी दिल्ली में दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस करवाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है दिल्ली सरकार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे या फिर कहे जो फ्री के बिजली पानी जो दी थी, कहीं ना कहीं वो जरूर काफी उनके लिए फायदेमंद थी, मगर जब इलेक्शन टाइम के लिए। मगर जब महामारी चल रही है तो महामारी के अंदर दिल्ली की जनता, सरकार को सोचना होगा दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि जब दिल्ली की जनता उनको चुन के लेके आई थी तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हर तरीके से दिल्ली की सरकार है उनकी रक्षा करेगी। मगर जब अस्पतालों के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं है और इतने मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन जो है वो सिर्फ। जी राजीव तिवारी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हालत देखने को मिली है, दिल्ली की जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा गया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से दिए जाएंगे दिल्ली सरकार को। लेकिन फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जय जगत।
सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। ये दृष्टि है सिटी मॉन्टेसरी